मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दल मणिपुर के मुद्दे पर संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी सांसदों ने पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन किए। इसके बाद राज्यसभा के अंदर विपक्षी दलों ने मणिपुर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया। संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया था। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा, अपना आंदोलन जारी रखूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा है कि वो इस आंदोलन में साथ रहेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र में राज्यसभा के भीतर बहस करने की मांग पर भी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इस देश में क्या ही लोकतंत्र पड़ेगा। हमने चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करी, आज तमाम राजनीतिक दलों ने पर्सनली जाकर जब हाउस एडजर्न हुआ चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज उनके सस्पेंशन को रिवोक किया जाए, और अगर नहीं रिवोक करते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आप सारे ही विपक्ष के साथियों को सस्पेंड कर देंगे, फिर तो हम सभी को सस्पेंड कर दीजिए। इधर मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। संसद के अंदर और बाहर क्यों मचा है हंगामा और क्या है पूरी पॉलिटिक्स, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बताया कि बैंकों से लोन रिकवरी में ग्राहक के साथ मानवीय और संवेदनशील तरीके से डील करने को कहा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी बैंकों के कठोर व्यवहार के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। इसके बाद बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि लोन डिफॉल्टर्स को प्रताड़ित ना करें। I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken, and that they should approach this whole matter with humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. अब कोई शेयर खरीदते ही फटाफट आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, ये कहना है सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का। माधवीपुरी बुच ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तरह का मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डी लिस्टिंग के नियमों की समीक्षा की जाएगी और साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग और अफवाहों को लेकर भी डिटेल कंसल्टेशन पेपर अगस्त तक आ जाएगा। मैम, मेरा एक सवाल जो डीलिस्टिंग नॉर्म्स थे उस पर है। अब अभी बात कर रही हैं कि नॉर्मली कंपनी डीलिस्टिंग अनाउंस करती है, 2-3 सर्किट लग जाते हैं, पूरा कोई मीनिंग नहीं रहता उस प्राइस का। फिक्स प्राइस डीलिस्टिंग आपने एक ऑप्शन बोला, क्या सेबी कंपनीज को ये फ्रीडम दे सकता है कि अगर वो डीलिस्टिंग करना चाहते हैं तो वो सेबी को इन्फॉर्म करके एक ट्रेडिंग सस्पेंड करे और उसके बाद, ताकि
पहले से ही 20% के अगर 2 सर्किट लग जाएंगे तो आप कोई भी प्राइस आपके दिमाग में होगी उससे ऊपर स्टॉक ऑलरेडी निकल जाएगा। सो जो भी सुझाव हैं हम उन्हें वेलकम करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा हमारा तो इरादा ही यही है, रेगुलेटरी इंटेंट यही है कि जो मिस्चिफ मेकर्स हैं वो एक प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट करना उनको नहीं अलाउ किया जाना चाहिए। अब सस्पेंड किया जाए, ये फिर हमारी अभिमन्यु वाली बात आ जाती है कि आपने सस्पेंड कर दिया तो जिसको सिर्फ बोर्ड मीटिंग तक, अगली बोर्ड मीटिंग तक। सो आई एम सेइंग देयर आर मेनी अदर वेज, और जो कमिटी बैठी है इट्स अंडर मिस्टर के मिस्त्री एंड यू नो दे हैव कम अप विद देयर ओन सजेशंस, देयर ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड एनीवे हम लोग पब्लिक कंसल्टेशन तो करेंगे ही। सो ये जो सब सुझाव हैं हम कंसिडर करेंगे, लेकिन स्टॉक को सस्पेंड करना हमें पसंद नहीं। So 3,500 crores of the interest value of funds which have been released into the system on account of the improvements that we have brought into the ecosystem through the use of technology. This is on an annual basis. One of the things that we think is not very far off is even instantaneous settlement on the stock exchange. We are currently working on that. We are engaged with the ecosystem. And we believe that in the not very far future, we will have a mechanism which will facilitate instantaneous settlement. और अब बात करते हैं मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली देखने को मिली और बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 299 अंक गिरकर 66,385 पर बंद हुआ। निफ्टी 73 अंक गिरकर 19,672 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 152 अंक गिरकर 45,923 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएससी, फार्मा, रियल्टी शेयरों में रही। एफएमसीजी, मेटल और बैंकिंग शेयरों में भी दबाव देखा गया। वैलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया का कहना है कि अभी आईटी सेक्टर पर अंडरवेट है, इसलिए आईटी में अभी तक खरीदारी की शुरुआत नहीं की है। उन्होंने आगे कहा कि निवेशक लंबे समय के लिए बैंकों में निवेश कर सकते हैं। पिछले 1 साल से मैं बोल रहा हूँ हम लोग अंडरवेट है। हम लोग के पास आईटी स्टॉक्स है नहीं, क्योंकि उनका पूरा थीम रहा है कि बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल। स्टॉक्स अभी काफी गिर चुके हैं, अंडर परफॉर्म हो चुके हैं, तो हम लोग के रडार पे आए हैं। पर अभी भी हम लोग 2-3 नेगेटिव न्यूज कुछ आए तो थोड़ा वैल्यूएशन और नीचे आए तो फिर लेने की गुंजाइश है। पर अभी तक तो हम लोग आईटी को नहीं लिए हैं थोड़ा भी। तो हम लोग तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो लॉन्ग टर्म बैंक्स अभी भी अच्छा लग रहा है। पर जो पिछले 1 साल में जो रिटर्न आ गया उससे क्या है, जैसे बोलते हैं इजी मनी तो बन गया है। तो हम लोग को रियल एस्टेट अच्छा लगता है, पर हम लोग खेलते हैं एंसिलरी के थ्रू रियल एस्टेट के, क्योंकि हम लोग का पूरा फिलॉसफी है उसमें थोड़ा डेट से डर लगता है। हम लोग को डेट कंपनीज में रहते हैं तो थोड़ा सा हम लोग डर जाते हैं। दूरसंचार विभाग पीएलआई स्कीम का फायदा उठा रही कंपनियों की जांच करेगा। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने कंपनियों के स्वदेशी उत्पादन पर रिपोर्ट मांगी है। सरकार को आशंका है कि कंपनियां कोर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कर रही हैं। इस खबर पर डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताइए असीम, किस तरह की धांधली हो रही है? देखिए, भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 साल पहले पीएलआई स्कीम लेकर के आई थी। इस स्कीम के तहत सरकार कंपनियों को 5 से 8% की इंसेंटिव देती है और अब तक कंपनियों ने 18,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन ऑलरेडी किया है। लेकिन सरकार को आशंका है कि जो कंपनियां इस प्रोडक्शन कर रही हैं, इसके कोर के अंदर जो चाइनीज कंपोनेंट है उनका इस्तेमाल कर रही है। तो सरकार ने कंपनियों से जानकारी मांगी है कि आप बताइए आप कितना % लोकलाइजेशन कर रहे हैं, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें भारत के कंपोनेंट्स कितने % इस्तेमाल करते हैं। इतना नहीं, कंपनियों से ये भी कहा गया कि आप अपने वेंडर्स की लिस्ट को आप हमारे साथ साझा कीजिए और ये जानकारी कंपनियों को सरकार को 31 जुलाई तक उपलब्ध करानी पड़ेगी। एक बार ये सारी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध होगी तो सरकार देखेगी कि कहां से कोर्स करेक्शन किया जा सकता है। अगर ज्यादा कंपनियां जो कंपोनेंट चाइनीज उसका इस्तेमाल करें तो सरकार डायरेक्शन भी दे सकती है कि आप इनका इस्तेमाल ना करें, साथ ही कंपनियों को पेनल्टी भी लगा सकती है। अब सारा डाटा जब सरकार के पास मिलेगा तो सरकार इसका किसी तरह का एक्शन करने के लिए तैयार होगी। शुक्रिया असीम। इधर गुजरात के राजकोट को नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। लगभग 2,500 करोड़ की लागत से बना एयरपोर्ट
राजकोट से 33 किलोमीटर दूर हीरासर गांव में है। 2500 एकड़ में बने इस एयरपोर्ट में एयरबस A380, बोइंग 747, 777 जैसे बड़े जहाज लैंड हो पाएंगे। इस एयरपोर्ट में 4 एरोब्रीज, 3 कन्वेयर बेल्ट, 20 चेक इन काउंटर और 14 एयरक्राफ्ट की पार्किंग भी है। पीक समय में 1800 पैसेंजर्स को हैंडल करने की क्षमता होगी। एयरपोर्ट के फसाड को राजकोट के रणजीत विलास पैलेस और गुजराती डांडिया गरबा का लुक दिया गया है। ये एयरपोर्ट रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ पूरी तरह से ग्रीन फील्ड है। ईपीएफओ अकाउंट के 6 करोड़ से ज्यादा होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सरकार ने पीएफ पर 8.15% ब्याज दर को मंजूरी दी है। ईपीएफओ ने आज इसका ऑर्डर जारी किया है। यानी अब अगर आपको 1 लाख रुपए आपके जमा हैं तो इस पर साल में 8,150 रुपए का ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने मार्च में ब्याज दरें 0.05% बढ़ाने की सिफारिश की थी। राजस्थान विधानसभा में भी आज एक्शन देखने को मिला। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा के पहुंचते ही राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। गूढ़ा विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंचे थे और स्पीकर के सामने वो डायरी लहराने लगे। गूढ़ा ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक भी नीचे कर दिया। धारीवाल गूढ़ा को सदन से बाहर निकलने का प्रस्ताव रख रहे थे। दोनों में तकरार बढ़ने पर कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आ गए। रफीक और गूढ़ा के बीच धक्का मुक्की हुई और हाथापाई हुई। इसके बाद स्पीकर ने गूढ़ा को सदन से बाहर निकलने का आदेश दिया और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से बाहर किया। विधानसभा के बाहर आकर गूढ़ा रो पड़े। गूढ़ा का कहना है कि लाल डायरी में गहलोत सरकार के कई राज छुपे हुए हैं। साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। एक तरफ कांग्रेस विधायक राजेंद्र गूढ़ा विधानसभा में मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। राजस्थान की विधानसभा में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस विधायक दल के हिस्सा भी है। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने दूसरे हिस्सों को जिस प्रकार मारपीट की है, सदन के बाहर जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 3 घंटे यूसीसी और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक से पहले सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनाई गई कमेटी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कमेटी ड्राफ्ट सौंप देगी। 26 जुलाई को देश का सबसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर मिलने जा रहा है। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर IECC कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सुविधा और क्षमता के मामले में ये दुनिया के सबसे बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देगा। देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। 7,000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर, 3,000 सिटिंग कैपेसिटी वाला शानदार एम्फी थिएटर, एग्जीबिशन के लिए 123 एकड़ में फैले कई सारे हॉल्स, ये सारी खूबियां हैं दिल्ली के इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर IECC की। G20 समिट की मेजबानी के लिए प्रगति मैदान के ITPO कॉम्प्लेक्स को रिवैम्प करने में कुछ साल लग गए और जब ये काम पूरा हुआ तो IECC दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर्स में से एक बनकर तैयार हुआ।
अब 9 और 10 सितंबर को 18वें G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की मीटिंग इसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। ITPO का इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर दुनिया के सबसे बड़े इवेंट सेंटर्स में से होने जा रहा है। क्षमता के मामले में ये सिडनी के ओपेरा हाउस और शंघाई के कन्वेंशन सेंटर से कहीं ज्यादा बड़ा होगा और सिर्फ क्षमता ही नहीं, सुविधाओं में भी यह विश्व स्तरीय होने जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर के साथ एक VIP लाउंज, 2 सभागार और डाइनिंग रूम भी होंगे। इस सेंटर के एक बड़े क्षेत्र को खुले या ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप किया गया है। ग्रीन एरिया का एक हिस्सा पेंटिंग या हस्तशिल्प जैसी प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। IECC में एक साथ 5500 गाड़ियां पार्क करने की व्यवस्था है। रोहन सिंह, दिल्ली। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल दिया है। अब से जो चिड़िया ट्विटर को रिप्रेजेंट करती थी उसकी जगह एक्स ने ले ली है। अब ब्राउजर पर x.com सर्च करने पर वो ट्विटर की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स बता रही हैं शिबानी घरत। अभी बिलियनर इलॉन मस्क ने ट्विटर पर जाकर यह अनाउंस किया कि वो ट्विटर की रीब्रांडिंग कर रहे हैं फ्रॉम इट्स आइकॉनिक बर्ड लोगो टू एक्स। अभी ये जो नई आइडेंटिटी है वो कई सारे चेंजेस के साथ इनफैक्ट आ रही है। एक फोटो इनफैक्ट ट्विटर की CEO लिंडा याकारिनो ने पोस्ट किया ट्विटर के हेडक्वार्टर्स पर ये नए लोगों के साथ, और उन्होंने अपने ट्वीट में क्लियरली कहा है कि एक्स इज अ प्लेटफॉर्म दैट विल बी सेंटर्ड इन ऑडियो, वीडियो, मैसेजिंग, पेमेंट्स, बैंकिंग, क्रिएटिंग अ ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक ट्विटर ने लोगों में या फिर लोगों पर एक मैसिव इंप्रेशन क्रिएट किया है। इट हैज चेंज द वे वी कम्युनिकेट। आने वाले दिनों में ये जो एक्स है वो एक तरह से पूरे के पूरे ग्लोबल टाउन स्क्वायर को और भी ट्रांसफॉर्म करेगा। अभी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि ट्विटर किस तरह से अपने प्रीमियम ब्लू सब्सक्रिप्शन को पुश करता आ रहा है। कई सारे स्पेशल फीचर्स एक पे वॉल के बिहाइंड वो लेकर आया है। इस ब्रांडिंग ओवरहॉल के साथ इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि शायद अपने प्लेटफॉर्म को और एक तरीके से ट्वीक करे टू प्रमोट यूजर्स टू गेट ऑन द सब्सक्रिप्शन बैंडवैगन। अभी मस्क का जो ट्विटर है पिछले कुछ हफ्तों से तगड़ी कंपटीशन इनफैक्ट फेस कर रहा है मेटा के थ्रेड्स इस प्लेटफॉर्म से, जो इनफैक्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स अब तक अमास कर चुके हैं। अभी वापस चलते हैं, बात करते हैं एक्स के बारे में। अभी मस्क का जो ऑब्सेशन है एक्स के साथ वो जाना माना है, एक्स लेटर के साथ ये जाना माना है। रिपीटेडली कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट नेम्स में उन्होंने एक्स का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल जब ट्विटर को अक्वायर किया था $44 बिलियन में, तो उन्होंने उस कंपनी को मर्ज किया था अपनी एंटिटी एक्स कॉर्प के साथ। अभी कई साल पहले इनफैक्ट 99 में मस्क ने अपना एक वेंचर सेट किया था x.com, जो इनफैक्ट 1999 में लॉन्च हुआ था, एंड ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। मस्क ऑल्सो फाउंडर एंड CEO है स्पेस एक्स के, और उनकी गाड़ी टेस्ला के एक मॉडल का नाम है मॉडल एक्स। उनके बेटे का भी निकनेम एक्स है। पर कई यूजर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक्स रीब्रांडिंग के बाद एक ट्वीट जो है उसे क्या कहा जाएगा। तो मस्क ने सिंपली इन यूजर्स को रिप्लाई किया एंड एक्स। और बारिश से पूरे देश का हाल अब भी बेहाल है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार करके 206.56 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में जोरदार बारिश हो रही है। पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में भी मौसम विभाग ने औसत से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड होने से मलबा आ गया है। गुजरात के भी कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। सबसे ज्यादा बारिश का असर नवसारी और जूनागढ़ में दिख रहा है। मौसम विभाग ने द्वारका, राजकोट, वलसाड़ में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यमुना का जलस्तर भी फिर से बढ़ने लगा है। हालात का जायजा लिया हमारी संवाददाता रचना उपाध्याय ने।
देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इस वक्त अगर हम यमुना के जलस्तर की बात करें तो 206.88 पर यमुना बह रही है। पीछे तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप यहां पर देख सकते हैं जो खतरे का निशान है वो 205.33 पर है और उससे ऊपर ये बह रही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक बार दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया था वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है और उसी के चलते यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि 2.5 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया था उसके बाद अभी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की जो बात सामने आ रही थी फिलहाल वो रोक दी गई है, लेकिन जो पानी पहले छोड़ दिया गया है वो धीरे धीरे यमुना में बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और आप देखें तो आपको सामने जो पूरा ये जो नदी है वो अपने खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। पीछे एक छोटा मंदिर भी दिखाई दे रहा है, वो भी लगभग आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है। पेड़ पौधे जो हैं वो यहाँ पर डूबे हुए हैं और यमुना के निचले स्तर पर जो रहने वाले जो लोग हैं फिलहाल उन्हें अभी राहत कैंप्स में ही रखा जा रहा है। एक तरफ यमुना बहती हुई आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों के माध्यम से, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर यमुना के पानी को रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो तटबंध बनाए जा रहे हैं, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर और भी ज्यादा अगर लेवल बढ़ता है यानी कि स्तर बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर तटबंध बनाए गए हैं। पीछे भी आप देखें तो ये जो काम है वो लगातार अभी चल रहा है और आगे की तरफ भी ऐसे ही रोकने के लिए एक बैरियर्स यानी कि तटबंध जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और जो लोग यहाँ पर रहते थे फिलहाल उन्हें अभी भी राहत कैंप में ही रहने की हिदायत दी गई है। और ग्रीस पिछले 50 सालों में सबसे गर्म जुलाई से गुजर रहा है। वहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार चला गया है, जिसकी वजह से जंगल आग की चपेट में आते जा रहे हैं। आग ने इतना भीषण रूप ले लिया है कि तमाम रिहायशी इलाके भी इसकी जद में आ सकते हैं। इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।